अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए आपका फेवरेट सस्पेंस नॉवल मेरे सामने वाली खिड़की में एपिसोड 11, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरियाल खान। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सूरज के नरम पड़ते ही जो ही शाम का मौसम सुहाना हुआ तो मनचले लड़कों ने कुशादा गली को क्रिकेट ग्राउंड बना लिया। शाम के 5 बज रहे थे। सब लड़के इस वक्त गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जिनमें फरहाद, रमीज़ और अहमद भी शामिल थे। जबकि खिड़की पर खड़ी यशफा भी पूरी दिलजमई के साथ इन क्रिकेट खेलते लड़कों के बहाने फरहाद को देख रही थी, जो खुद भी वक्तन फ़वक्तन आँखों ही आँखों में बातें कर रहा था। लाओ, अब मेरी बारी। एक लड़की के आउट होने पर फरहाद ने बैट थामा। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे थे। अपनी पोजीशन पर जाने से कबल फरहाद रमीज़ और अहमद के पास रुका। यार देखो, ज़ीरो पर आउट मत करना प्लीज़, फरहाद ने नहायत राज़दारी के साथ उनसे गुजारिश की। उसे कोई जवाब देने के बजाय रमीज़ ने किसी ख्याल के तहत गर्दन घुमाकर ऊपर खिड़की की जानिब देखा। यही अमल अहमद ने भी दोहराया और यशफा को वहाँ खड़ा देखकर दोनों इस गुजारिश का पस मंज़र समझ गए। प्लीज़ यार, इज़्ज़त का सवाल है, फरहाद ने दोबारा मिस्कीनियत से इल्तिजा की। ठीक है, चल अब पोजीशन ले। रमीज़ के कहने पर तीनों अपनी अपनी पोजीशंस पर चले गए। अहमद फील्डिंग कर रहा था, रमीज़ बॉल कराने वाला था और बाकी लड़कों को भी उनकी जगहों पर खड़ा किया हुआ था। फरहाद बैट पकड़े ज़रा सा झुककर शॉट मारने के लिए तैयार था। उसके उक़ब में अहमद बतौर फील्डर हाथ फैलाए खड़ा था। तभी बॉल हाथ में लिए रमीज़ भागता हुआ आया और बॉल फरहाद की जानिब उछाली। फरहाद ने पूरी कुव्वत से बैट चलाकर 6 मारना चाहा, मगर बॉल बैट से लगकर पीछे अहमद के हाथ में आई और उसने एक लम्हे का भी लिहाज किए बिना फौरी बॉल विकेट पर मार दी। आउट! मुखालिफ टीम खुशी से चिल्लाई। यशफा भी बेसाख्ता हंसी, जबकि फरहाद की टीम सख्त बदमज़ा हुई। तुम लोग नहीं बचोगे। फरहाद बैट लेकर अहमद और रमीज़ के पीछे दौड़ा, जो हंसते हुए उसे मज़ीद दबाकर भाग रहे थे। ए, बैट इधर दो। अचानक जीन्स के साथ शॉर्ट करती पहने शफक उसके सामने आ गई। अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम कपड़े धोने के लिए कुछ और इस्तेमाल कर लो, फरहाद ने लापरवाही से जवाब दिया। कपड़े धोने के लिए हमारे घर वॉशिंग मशीन और मासी दोनों हैं। बैट इधर दो, मैं भी क्रिकेट खेलूंगी। शफक ने इल्म में इजाफा करते हुए उससे बैट छीन लिया। ये लड़कियों की खेलने की चीज़ नहीं है, तुम जाओ जाकर यूट्यूब पर मेकअप वीडियो सीखो, फरहाद ने बेनियाज अंदाज में मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती और इसका सबूत तुम्हें अगले 2 मिनट में देती हूँ मैं। उसने शान बेनियाजी से बैट घुमाया। तब तक अहमद और रमीज़ भी उनकी जानिब आ चुके थे और शफक के हाथ में बैट देखकर सारा माजरा समझ गए। उससे मज़ीद ज़िद बहस की बजाय सब ने चुपचाप रजामंदी देने में ही आफियत जानी, क्योंकि बसूरत दीगर वो इफ़्फ़त आंटी के ज़रिए उनके खेलने पर भी पाबंदी लगवा सकती थी। शफक बैट लेकर अपनी पोजीशन पर आई और बाकी सब ने अपनी अपनी साफ का पोजीशन संभाल ली। रमीज़ ने बॉल कराई। शफक ने ज़ोर से बल्ला चलाया। बॉल पूरी कुव्वत से हवा में उड़ी और एक गाड़ी के ड्राइविंग सीट के शीशे पर लगकर उसे चटका गई, जिसके बाइस गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म तेज़ आवाज़ से बजने लगा और वो गाड़ी जहांज़ेब की थी। ये मंजर देखकर न सिर्फ सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, बल्कि सब अपनी जगह साकत हो गए। भागो! अचानक एक लड़के के चिल्लाने पर सब होश में आए और खिसियानी बिल्लियों की मानद वहाँ भागते हुए रफू चक्कर होने लगे। खड़ी क्या है, भाग जल्दी! अहमद ने जूं की तूं खड़ी शफक को बाजू से पकड़कर खींचा। अबे छोड़, मैंने कोई चोरी की है क्या जो भागूंगी? शफक ने अपना बाजू झटक कर छुड़ाया। भाड़ में जा! अहमद उसे उसके हाल पर छोड़कर रमीज़ और फरहाद के साथ घर में घुस गया। गली में यकदम सन्नाटा छा गया था, जहाँ बस गाड़ी की सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ ही गूंज रही थी, जबकि गली के बीचों बीच शफक बैट लिए बेनियाजी से खड़ी थी। तभी जहांज़ेब के घर का दरवाज़ा खुला और जहांज़ेब तशवीश ज़दा सा अपनी गाड़ी के जानिब आया। ये किसने किया है? चटका हुआ शीशा देखकर वो ज़ोर से चिल्लाया। मैंने किया है। शफक गड़बड़ाए बिना बैट थामे उसकी जानिब आई।
जबकि फरहाद, अहमद और रमीज़ दरवाजे की झरी से झाँक रहे थे। ओह, आप तो वही हैं ना जो उस दिन रोड पर मुझे लेक्चर दे रही थी। हालांकि उस दिन ना तो मेरी गलती थी और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ था। तो अब इस नुकसान के बारे में क्या कहेंगे आप? उसे पहचान लेने के बाद जहाज़ेब ने चुपता हुआ तंज किया। शफक भी उसे पहचान गई थी। हाँ, तो मैंने भी जानबूझकर ये नहीं किया है, गलती से लगी है बॉल। और ज़्यादा काट खाने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान बताओ, अभी अम्मा से पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। वो भी हाथ नचाकर दो बदू हुई। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि एक लड़की को यूं लड़कों के साथ खेलना कूदना जेब नहीं देता? वो अचानक असल मुद्दा छोड़कर नई बात बीच में ले आया, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि कुछ देर कबल यहाँ लड़के खेल रहे थे। तुम ज़्यादा मेरे दादा बना बनो और अपनी ये दकियानूसी सोच अपने पास रखो। अब ये वो दौर नहीं है कि लड़की को बस चार दीवारी में कैद करके रखा जाए। आज की औरत जानती है कि वो किसी तौर मर्दों से कम नहीं है और उसे ये साबित करना भी आता है। शफक ने ज़ोर शोर से अपना दफा किया। शेरनी को ये साबित करने के लिए बंदरों की तरह पेड़ पर लटकने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदरों से बढ़कर एक शेरनी है। वो ज़मीन पर रहकर भी शेरनी ही होती है, अगर उसे अपने वक़ार और ताकत का एहसास हो तो। जहाज़ेब की बात पर वो यकदम लाजवाब हो गई। खुद को मर्दों से बढ़तर साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि औरत हर वो काम करे जो मर्द करते हैं। औरत वो काम करके भी तो सुरखरू हो सकती है जिनके लिए उसे बनाया गया है। औरत को चार दीवारी में कैद करने के लिए नहीं बनाया गया, उसे इस चार दीवारी की मलिका बनाया गया है। औरत अपनी हया, अपना वक़ार, अपना रोब कायम रखते हुए भी कामयाब हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो तारीख़ की कामयाब बिजनेस वूमेन हैं। और हाल ही में देखें तो डॉक्टर रतफ़ा, फ़ातिमा जिन्ना, बानो कुद्सिया, डॉक्टर अरफा सैयदा ज़ोहरा, बिल्किस ईदी, ये वो नाम है जो किसी सूरत मर्दों से कम नहीं हैं। तो क्या इन्होंने भी मर्दों की बराबरी करने के लिए उन जैसे कपड़े पहने थे, उनकी तरह की खेल कूद और बोलचाल को अपनाया था? नहीं, उन्होंने अपनी हदूद में रहकर अपनी जहानत से साबित करके दिखाया कि ये शेरनियाँ किसी से कम नहीं हैं। जहाज़ेब बिना रुके कहता चला गया और वो सुनती रही। मगरिब से शुरू हुई बात कब मशरिक़ की सिम चली गई पता ही नहीं चला। जो पैसे आप अपनी अम्मा से लेकर मेरे मुंह पर मारने वाली थी, वो मेरी तरफ से आप रख लें और उनसे कुछ अच्छी इस्लाही किताबें ख़रीद कर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है उससे आपका जहन खुलेगा और आपकी समझ में आएगा कि चाँद और सूरज को मुकाबलेबाजी करके एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उन दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें वो ईमानदारी से निभा रहे हैं, तभी निज़ाम कायनात चल रहा है। अगर वो दोनों भी मुकाबलेबाजी पर उतर आए तो कायनात तो तबाह हो जाएगी। उसे अच्छा खासा लेक्चर देने के बाद जहाज़ेब अपने घर के अंदर चला गया, जबकि वो सख्ते के आलम में यूं ही खड़ी रह गई। यार, मैं सोच रहा था आज ट्यूशन से छुट्टी कर लेता हूँ। रमीज़ ने शीशे में देखकर बाल बनाते हुए अपना इरादा जाहिर किया। क्यों? फरहाद और अहमद ने एक ज़बान पूछा, जो फर्श पर बैठे लीडो खेल रहे थे। देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले शीशा तोड़ने पर शफक की कैसी क्लास ली हिटलर ने। कहीं मुझे भी देखकर भड़क गया तो? क्योंकि यशफा ने हम लोगों को भी तो क्रिकेट खेलते हुए देखा है। वो उनकी जाने पलट कर अपनी ब्लू चेक वाली शर्ट के कफ फोल्ड करने लगा, जो उसने सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। यशफा ने उसे कुछ नहीं बताया होगा, वो तो अक्सर खुद अपने भाई के गुस्से से चिढ़ी रहती है। फरहाद ने इत्मीनान से पासे फेंके। और बता भी दिया होगा तो कौन सा हमने शीशा तोड़ा है? अहमद ने भी लुकमा दिया। तू बिंदास होकर जा, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा किट शिट में जाकर, क्या पता छोटी वाली के साथ तेरा भी कोई चांस बन जाए। फरहाद ने मशवरा देते हुए अपनी नीली गोद चली। वो 16 साल की बच्ची है और तुम लोग मुझे उसके साथ राह और रस्म बढ़ाकर इश्क व आशिकी के मशवरे दे रहे हो। वो खासा हैरान हुआ। 16 साल की बच्ची नहीं, कमसिन लड़की होती है। तूने वो गाना नहीं सुना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम? फरहाद ने निरा फ़लसफ़ा शायर पेश किया। सुना है, लेकिन शायद तूने वो शेर नहीं सुना कि और भी गम है जहाँ में मोहब्बत के सिवा। और उसने शर्ट से चश्मा साफ करते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अच्छा चल, इश्क आशिकी को साइड पर रख देते हैं।
इसके अलावा भी इंसान को अपनी पर्सनैलिटी बना कर रखनी चाहिए। तू भी अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखा कर। अब फरहाद ने सीधा साधा मशवरा दिया। हाँ और नहीं तो क्या, अहमद ने फौरी तायीद की। अच्छी खासी पर्सनैलिटी है तेरी, अच्छा सा हेयर कट करवा, स्टाइलिश कपड़े पहन, बिल्कुल हीरो लगेगा। फरहाद ने गोद चली। और ना तो क्या, अहमद ने फिर कहा। तो बस थोड़ा सा खुद को मेंटेन कर लेना, तू आफत मचा सकता है। पता है अहमद से ज़्यादा हैंडसम है तू। हाँ और नहीं तो, ये क्या कमीनापन है। अहमद जो अपनी धुन में तायीद करने लगा था, यकदम खफगी से फरहाद को घूरने लगा, जिसके लबों पर शरीर से मुस्कुराहट थी, जबकि रमीज़ दोनों को नज़रअंदाज करते हुए अपना बैग लेकर कमरे से निकल गया। शफक अपना फ़ोन और हैंड फ्री लिए लाउंज के डबल सोफे पर लेटी कोई टर्किश ड्रामा उर्दू डबिंग में देख रही थी। ड्रामे देखना उसका पसंदीदा मशगला था और टर्किश अदाकार उसका क्रश थे। वो ड्रामे में इतनी मगन थी कि मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होने पर भी ध्यान नहीं गया और बिलाखिर जब 5% बैटरी रह जाने पर मोबाइल ने आखिरी वार्निंग दी तो वो बदमज़ा होती मोबाइल चार्ज पर लगाने चली गई। वापस आने के बाद अब वो टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गई और चैनल सर्च करने लगी। उनके पास एंड्रॉयड एलईडी था, लिहाजा मज़ीद वक्त बर्बाद करने के बजाय शफक ने उस पर वो ड्रामा लगा लिया जो मोबाइल पर अधूरा रह गया था और पूरे इन्हमाक से देखने लगी। बस सारा दिन पहले मोबाइल में लगी रहना और जब उसका चार्ज ख़त्म हो जाए तो टीवी के आगे बैठ जाना। इतनी तौफीक नहीं होती कि माँ के साथ थोड़ा काम में हाथ बटा दे। इफ़त आंटी हाथ में सब्ज़ी की टोकरी लिए उसे लान तान करती सिंगल सोफे पर बैठ गईं। वो इसी तरह न जाने और भी क्या कुछ कह रही थी, मगर शफक ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका सारा ध्यान ड्रामे पर था। ये लड़का जहाँसेब के जैसा लग रहा है ना, इफ़त आंटी एलईडी स्क्रीन पर नजर आते अदाकार को देखते हुए बोली। कौन जहाँसेब? उसकी नज़रें हनूज स्क्रीन पर थीं। ये ही अपने सामने वाला लड़का, कल जिसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा था तूने, उन्होंने सब्जी काटते हुए याद दिलाया। खुदा का खौफ करो अम्मी, कहाँ ये हैंडसम हीरो और कहाँ वो खड़ूस बदतमीज़ बदतहास इंसान। उसने हैरत से अपनी माँ को देखा। कल ज़रा सा शीशा चढ़कने पर उसने मुझे इतनी सुना दी थी और तुम बजाय उसकी अकल ठिकाने लगाने के मुझे समझाने लगी कि गलती मेरी थी। वो हमायत क्या कम थी उसकी जो तुम अब उससे इतने हैंडसम इंसान से मिला रही हो। शफक के तन बदन में आग ही लग गई थी, क्योंकि कल वाला गुस्सा अभी तक सुलग रहा था। हाँ तो ठीक ही कहा था ना उसने कि जवान लड़कियों को ये लड़कों के साथ उछलना कूदना सेब नहीं देता। उनका अपना एक वक़ार होता है और वो कोई इतना बुरा भी नहीं है। अगर सच में बदलिहाज होता तो जो ज़रा सा नुकसान तूने किया था ना, उसका अच्छा खासा जुर्माना वसूल लेता वो हमसे। देखने में भी बेचारा अच्छा खासा है, बस तुझे ही पता नहीं काहे का बैर हो गया है उससे। वो हनूज अपनी बात पर कायम थी। शफक ने एक जब्त कर दी निगाह उन पर डाली, जैसे खुद को कुछ कहने से रोक रही हो, और फिर रिमोट सोफे पर पटक कर वहाँ से चली गई। बस ज़रा कोई बात सच बोलकर समझाओ तो फ़ौरन बुरा लग जाता है, वो सब्ज़ी काटते हुए बड़बड़ाई। अच्छा सुनो, शाम के वक्त ज़्यादा खिड़की पर ना आया करो, बल्कि शाम को खिड़की बंद ही कर दिया करो। फरहाद को अचानक ख्याल आया। क्यों? यशवा मुताज्जुब हुई। यशवा अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी और फरहाद बालकनी में मौजूद था। दोनों मोबाइल कान से लगाए एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे, जबकि रात के पहर इन्हें छूती ठंडी हवाएं भी चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही थीं। क्योंकि ये हमारे बराबर वाले लड़के अक्सर शाम को छत पर पतंग उड़ा रहे होते हैं, और जब उनकी नज़र बार बार तुम्हारी खिड़की पर पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने गंभीर संजीदगी से वजह बताई। अभी से इतनी पॉजिटिवनेस? उसकी फिक्र को देखते हुए यशवा के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ इतनी पॉजिटिवनेस तो आ ही जाती है कि अपने मनपसंद शख्स पर किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बस चलता तो उनकी आंखें फोड़ देता, लेकिन अभी मैं ये हक नहीं रखता। यशवा को वो हसासियत की इंतहा पर महसूस हुआ जो उसके लिए खुशगुन एहसास था। तो आ जाओ ना अपना रिश्ता लेकर और मेरे सारे हकूक़ अपने नाम कर लो। यशवा दिल में मचलती ख्वाहिशें ज़बान पर ले आई। तुमसे ज़्यादा मुझे इस बात की जल्दी है, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मुद्दा सबसे गोया हुआ। मैंने बताया था ना कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मुझसे बड़े भैया की तो शादी हो गई है, मगर बाजी अभी रहती हैं और फिर मेरी डिग्री भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसीलिए अगर बाजी की शादी और अपनी डिग्री से पहले मैंने गलती से भी अपनी शादी का जिक्र किया ना, तो वो लोग फौरी मुझे वापस बुलाकर अब और भैया के साथ हमारी ज्वेलरी शॉप पर बिठा देंगे कि यहाँ रहकर मैं बिगड़ रहा हूँ। फिर ना मेरी डिग्री पूरी हो सकेगी और ना हमारी शादी हो सकेगी। इसे बस कुछ दिन और रुक जाओ। जैसे ही मेरी डिग्री पूरी होगी, मैं यहीं किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर दूंगा, ताकि जॉब यहाँ होगी तो शादी के बाद तुम्हारे साथ यहीं सेटल हो जाऊंगा। फरहाद संजीदगी से उसे अपने मसाइल और मुस्तकबिल का इरादा बता रहा था, जिससे यशवा भी तवज्जो से सुन रही थी। ओह, तो मतलब शादी के बाद तुम्हारा अलग रहने का इरादा है? यशवा का अंदाज कुरेदने वाला था। हाँ, जॉइंट फैमिली की निस्बत अलग बंदा आराम से रह लेता है। घर में अम्मी अब्बा भाई भाभी उनके बच्चे, ऊपर से हर हफ्ते आने वाले रिश्तेदार, उन सबके बीच हस्बैंड वाइफ के लिए प्राइवेसी बचती ही कहाँ है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं शादी से पहले खुद को इतना सेटल कर लूँ कि अपनी बीवी के साथ आराम से अलग घर में रह सकूँ। उसने बालकनी के मुंडेर पर हाथ फेरते हुए इज़हार ख्याल किया, जो यशवा को भी बेहद पसंद आया। तभी घर का दरवाज़ा खुला और घर से बाहर निकलते जहांजीब की नज़र सीधा फरहाद पर गई, जो यशवा की खिड़की की जानिब देख रहा था। लेकिन पल भर को नज़रों का जाविया बदलने पर फरहाद ने भी जहांजीब को देख लिया। यशवा, खिड़की पर से हटो जल्दी। मोबाइल कान से लगाए फरहाद ने उजलत में हुक्म दिया, जिसे ना समझते हुए भी वो फौरी तौर पर वहाँ से हट गई और उसी पल जहांजीब नज़र आगे आकर यशवा की खिड़की की जानिब देखा, जहाँ कोई नज़र नहीं आया। उसने दोबारा गर्दन फरहाद की जानिब मोड़ी, जो मोबाइल पर बात करते हुए अंदर चला गया। जहांजीब कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जो कहीं जाने के लिए बाहर निकला था। लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत वो वापस घर में गया और बिना दस्तक दिए सीधा यशवा के कमरे में आया। हालांकि वो कभी भी इजाज़त के बिना बहनों के कमरे में नहीं जाता था, लेकिन फिलहाल ऐसा करना ज़रूरी लगा। यशवा बेड पर बैठी नॉवेल पढ़ती रही। भैया, आप सब खैर है? उसने हैरान होने की अदाकारी की, वरना फरहाद उसे बता चुका था कि जहांजीब शायद तुम्हारे कमरे में आ रहा है। तभी वो नॉवेल लेकर बैठ गई थी। हाँ खैर है, वो उसे कहता खिड़की के पास आया, जो खुली हुई ही थी, और वहाँ से फरहाद की बालकनी साफ नजर आ रही थी, जहाँ फिलहाल कोई नहीं था। जहांजीब ने खिड़की बंद की और उस पर पर्दा सीधा कर दिया। कोशिश करना कि बिला ज़रूरत ना तो खिड़की खुले और ना तुम वहाँ खड़ी हो। सामने लड़के रहते हैं, इसीलिए एहतियात करो। उसने वापस पलट कर संजीदगी से ताकीद की। लेकिन भैया, खिड़की हवा के लिए खोलती हूँ, वरना कमरे में बहुत गर्मी हो जाती है। उसने जवाब तराशना चाहा। कोई जवाब देने के बजाय वो साइड टेबल की जानिब आया और उसकी दराज से कुछ निकाला। यशवा नासमझी से उसे देख रही थी। मतलूबा चीज़ एसी का रिमोट था, जो मिलते ही उसने एसी ऑन कर दिया। बस, अब नहीं लगेगी गर्मी। उसने एसी का सफ़ेद रिमोट यशवा की जानिब बढ़ाते हुए गोया मसला हल कर दिया। मगर भैया, इस तरह हर वक्त एसी चलाने से तो बहुत बिल आ जाएगा। उसे रिमोट थामते हुए दबे दबे अंदाज में तवज्जो दिलाई। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी आती हैं। उसके संजीदा अंदाज में अजीब सा रोब था कि यशवा मज़ीद कोई हिज्जत नहीं कर पाई और वो भी दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से चला गया, जहाँ अब एसी की ठंडक महसूस होने लगी थी। क्या? फरहाद तकरीबन चीख पड़ा था। हाँ, बाहर जाकर चिल्ला यार। औंधे सोए अमीर से मूंदी मूंदी आंखें खोलकर फरहाद को टोका, जिसकी आवाज़ से उसकी नींद में खलल पैदा हुआ था, जबकि फर्श पर बिछे मैट्रेस पर सोते अहमर को किसी का होश नहीं था। फरहाद मोबाइल कान से लगाए बालकनी में आ गया। तुम्हारे भैया ने तुम्हें खिड़की पर खड़े होने से मना कर दिया है? फरहाद ने बेयकीनी से दोहराया। हाँ, और ये भी कहा है कि बिला ज़रूरत खिड़की ना खोलो। उसे अपने बेड पर लेटी यशवा ने सख्त बदतमीजी से बताया। यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तुम्हारे भैया ने तो सही मायनों में तुम लोगों को चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। फरहाद ने बंद खिड़की को देखते हुए अफसोस से कहा। तभी तो कह रही थी कि जल्द से जल्द भैया से हमारे रिश्ते की बात करो और मुझे इस कैद से निकालो, इससे पहले कि मेरा यहाँ दम घुट जाए। वो बेबसी के मारे रोने को थी।
मैं रिश्ते की बात करने आऊँगा तो उनका पहला सवाल यही होगा कि मैं कमाता क्या हूँ। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अब्बा के पैसों पर पल कर फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ तो तुम्हारा हाथ देना दूर की बात, वो मेरे हाथ पैर तोड़ डालेंगे। बात मेरे घर तक जाएगी और फिर अब्बा पहली फुर्सत में मेरी शादी अपने ख़ानदान में करके मुझे अपने साथ दुकान पर बिठा लेंगे। फिर कर ली हमने शादी और हो गई तुम इस कैद से आज़ाद। फरहाद ने बिना रुके मुस्तकबिल का नक्शा खींचा, जो कि गलत भी ना था। तो फिर हम क्या करें? यशवा को अपना आप बंद गली में फंसा महसूस हुआ। सिर्फ मेरी पढ़ाई पूरी होने तक थोड़ा इंतज़ार कर लो, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे भैया का ध्यान तुम पर से हटकर कहीं और लग जाए। उसने 200 की स्पीड से दिमाग चलाना शुरू कर दिया। कहीं और कहाँ, वो कुछ समझी नहीं। बस देखती जाओ। फरहाद का मायूस अंदाज उसके सर पर से गुजर गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।